Hi students, today's our topic is application of Gauss's theorem. Application of Gauss's theorem is first is intensity of electric field due to a long straight charged wire. आपको क्या करना है, एक कोई भी इन्फिनिटली या लॉन्ग चार्ज वायर है और उसमें कोई भी जो चार्ज वायर है उससे जो है r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉस थ्योरम, अगर आपको गॉस थ्योरम को अप्लाइड करना है तो फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है कि जो गॉसियन सरफेस होता है वो एक क्लोज आपको यानी होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए, है ना। ओपन अगर आप कोई भी चीज़ें हैं उसमें हम जो है यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन थ्योरम के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस जो होता है कि गॉस थ्योरम इज ट्रू फॉर क्लोज सरफेस। जो गॉस थ्योरम होता है वो सिर्फ ट्रू होता है, वो किसके लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए होता है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर को लेके चलेंगे और इसमें हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखिए सपोज दैट हम मान के चलते हैं ये जो पॉइंट है ये कोई भी आपका एक लॉन्ग चार्ज वायर है जिस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इंफिनिटी है, इधर भी इंफिनिटी, जितना ये कोई भी लॉन्ग चार्ज वायर है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब इसके पॉइंट मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। दिस पॉइंट है फाइंड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ P पॉइंट में आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसके द्वारा फाइंड करना है, गॉस थ्योरम के द्वारा। गॉस थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, एक हम सिलेंड्रिकल जो है एक सरफेस बनाते हैं। तो देखिए ए पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस समझिए, ये पूरी जो लॉन्ग चार्ज वायर है इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कैपिटल एल है, और जो ये सिलेंड्रिकल की जो हाइट है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल एल है, ठीक है। तो ये एल हाइट की जो है एक सिलेंड्रिकल हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद में इसमें कितने सरफेस हो जाते हैं, आपको पता है सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं, 3 सरफेस होते हैं। 2 प्लेन सरफेस होता है और एक क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। तो ये 2 प्लेन सरफेस हो गए और एक क्या हो गए, एक कर्व सरफेस हो गए। तो इसको हम मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड सरफेस हो गया और ये थर्ड सरफेस हो गया। फर्स्ट और सेकंड सरफेस कैसे हैं, प्लेन सरफेस हैं। थर्ड कैसा है, कर्व सरफेस है। तो अगर इन सरफेस में से जो लॉन्ग चार्ज वायर से होकर के जाने वाला जो फ्लक्स है, तो फ्लक्स कितने में जाएगा, पहला तो फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस, तीनों सरफेसेस से जो फ्लक्स हमारा बने निकलेगा। क्योंकि गॉस थ्योरम में होता है फाई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसमें हम ये क्या करना है, तो इसको हम सपोज दैट क्या किया, हमने कंसीडर किया कि कंसीडर अ थिन वायर, ठीक है, थिन क्लोज्ड वायर ऑफ लेंथ कैपिटल R। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कंसीडर अ थिन क्लोज्ड वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L, ठीक है, विद यूनिफॉर्म लॉन्ग चार्ज डेंसिटी, लॉन्ग चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। हमने कंसीडर किया कि एक कोई इन क्लोज्ड वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L विथ यूनिफॉर्म लॉन्ग चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर।
अब देखिए हमें क्या करना है, एट अ पॉइंट P at distance r from it intensity electric field is to be obtained। हमें यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, at a point P at distance r apart from it intensity of electric field is to be obtained। ठीक है, देखिए कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले जो चीजें हम फिगर बनाएंगे, जो कंसीडर करेंगे उसको पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया, कंसीडर अ थिन क्लोज्ड वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L with uniform long charge density lambda coulomb per meter at a point P at a distance r apart from it intensity of electric field is to be obtained। हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करना है। अब देखिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है वो आपको मान के चलते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन L, सेंटीमीटर सॉरी कूलम पर मीटर। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू हो गया लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज जो इस सरफेस में होकर के जाता है चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन L, कूलम पर मीटर हो गया। अब देखिए टोटल फ्लक्स जो है इस पूरे सरफेस से टोटल फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि थ्री सरफेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों सरफेस से होकर के जाने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड with the Gaussian surface by the difference of flux। देखिए जो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस, ये पूरा गॉसियन सरफेस है क्योंकि ये क्लोज फिगर है, तो बाय द डिफरेंट ऑफ फ्लक्स और थ्री सरफेस से होकर के टोटल फ्लक्स जाएगा। तो जैसे हमने डिवाइड किया, फर्स्ट सरफेस हो गया, सेकंड सरफेस हो गया, थर्ड सरफेस। फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस आर प्लेन सरफेस एंड थर्ड सरफेस इज अ क्लोज सरफेस। अब देखिए जो यहाँ पर होगा, यहाँ टोटल सरफेस फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले सरफेस से होकर के जाने वाला जो फ्लक्स है, देखिए फ्लक्स को जब हम निकालते हैं तो ये देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो P से इधर साइड में जो फ्लक्स निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब तो जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, क्या हो गया, एरिया वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर, इसके होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ ADS cos थीटा, क्योंकि फ्लक्स आपको पता है कि फ्लक्स इक्वल जो होता है E A cos थीटा या ADS cos थीटा, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है,
तो ई डी ए कॉस थीटा अगर हम लेके चलेंगे तो यहाँ पर ई डी ए कॉस, अगर हम यहाँ पर 90 लिखेंगे, यहाँ पर थीटा कितनी बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ऐसे नीचे भी आपका जो है 90 डिग्री बनेगा। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, cos 90 की वैल्यू जब 0 होगी तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो प्लेन सरफेस पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। ऐसे अपर में और बॉटम में, ठीक है, अपर और बॉटम में दोनों में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो एंगल ड्रॉ होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। ऐसे बॉटम में भी 90 डिग्री होगा, जिसके कारण से दोनों सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा 0 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरली हमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब φ1 देखिए ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस इनमें दोनों में क्या हो जाएगा 0 फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन φ3 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के क्या है लीनियर है। तो उस कंडीशन में जब लीनियर है तो उस कंडीशन में हमारा जो फ्लक्स निकलेगा इंटीग्रेट करेंगे ई वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर। ई वेक्टर इनटू डीएस होगा, ई को हम कॉमन ले लेते हैं या ई डीएस कॉस थीटा जो भी, तो जनरली तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये तो 0 हो गए, इससे ई कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर हो जाएगा ds। तो ए आ जाएगा ई, ds क्या है, एक हमने यहाँ पर P पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया है कि इस स्मॉल एलिमेंट से होकर के जाने वाले फ्लक्स कितने होंगे। तो ds क्या है, एक यानी आपको पता है कि जो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर है, ये सरफेस है, ये क्या है सरफेस। तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच यहाँ पर जब सरफेस में लेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अगर कर्व सरफेस सी एस लिख लीजिए, कर्व सरफेस ऑफ, तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर जब हमारा होगा तो ये क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर, अब एच की जगह में क्या है एल है, क्या है L, तो यहाँ पर हम लेते हैं L ले लेते हैं। तो इस यहाँ पर ऐसे ds का इंटीग्रेशन s होगा और s इक्वल टू हमारा है 2 पाई RL। तो E इंटू क्या हो गया 2 पाई RL हो गया। इसको हम टेक कर लेते हैं फाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में देखिए नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, नाउ फ्रॉम गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ में क्या कहता है कि हमें पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर अभी हमने लिखा है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज अपॉन क्या है उसके लीनियर लेंथ के। तो यानी यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे इसे समझिए, जैसे लैम्डा इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है क्यू अपॉन एल, तो क्यू इक्वल टू निकालेंगे तो लैम्डा एल हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू क्या था क्यू अपॉन एल, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा एल। दिस वैल्यू पुट ऑन द एबव, तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट टेकन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन में इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इक्वेटिंग इन इक्वेशन, इक्वेटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इक्वेशन को जब इक्वेटिंग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसमें हमें क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो E इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन यहाँ पर 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हुआ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो E इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन आर। ये हमारा हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हमने एक लॉन्ग चार्ज वायर पर कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पर होगा, इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज वायर इज इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम्ब। ये न्यूटन पर कूलम्ब जो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। ठीक है, अगर इसको हम टर्म्स ऑफ चार्जेस में लेके चले, अगर टर्म्स ऑफ चार्ज में लेके चलते हैं तो इसको जो हो जाएगा टर्म्स ऑफ चार्ज, टर्म्स ऑफ चार्ज में लेके चलेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन r L, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। ये क्या है टर्म्स ऑफ चार्ज में, क्योंकि लैम्डा इस पर्टिकुलर होता है Q अपॉन L होता है, तो लैम्डा की जगह हमने क्या रख दिया Q अपॉन L रख दिया। तो ये चार्ज के अगर टर्म में हमें निकालना है, ये तो अभी तो क्या था डेंसिटी में था, चार्ज डेंसिटी में, अगर हमें चार्ज के उसमें निकालना है तो इस पर्टिकुलर हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r L न्यूटन पर कूलम्ब। ये हो गया इसमें। इसी को जनरली अगर हम ऐसे भी कहें, जैसे ये पूरे क्या है कांस्टेंट है, क्या क्या Q 2 पाई एप्सिलॉन L, तो इस तरह से हो गया, बस आपको ये समझना है। तो इस तरह से हमारा जो है ये ड्राइव हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि अगर कोई भी लॉन्ग चार्ज वायर है, लॉन्ग चार्ज वायर से होकर के जाने वाला कितना हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा किसी भी पॉइंट पर, इस तरह से इसके माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आपका है इसमें इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज शीट। हमें क्या नेक्स्ट एप्लीकेशन आप लेके चलेंगे, एप्लीकेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज पर। अब देखिए इनफाइनाइट में अगर हमें निकालना है तो वैसे हम सपोज कर लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि कोई भी हमारा जो है एक चार्ज शीट है जो इनफाइनाइट जो है एक्सपेंशन ऑफ विच द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो बहुत सारे चार्ज डेंसिटी जो है उससे जो है फ्लो हो रही है। तो इसके लिए हम कंसीडर में यहाँ पर एक हम ले लेते हैं कि कोई भी एक चार्ज शीट है और पूरे में जो है इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज हमारी क्या है फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसमें हम कंसीडर देखिए, तो जब सभी तरह से चार्ज है एक चार्ज शीट में, तो एक चार्ज हमारा इधर की ओर खींच रहा है, एक चार्ज इधर की ओर खींच रहा है। तो इसके लिए कंसीडर में हम यहाँ पर कर लेते हैं कि कैसे इसको ड्रा कर लेंगे, बुक से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसको भी अगर बाहर की कर लें, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखें जो चार्ज डेंसिटी है एक इधर साइड में समझ लीजिए, इस पॉइंट से यहाँ पर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहाँ पर अप्लाई हो रही है, और इसी में क्या है एरिया है, एरिया वेक्टर है। तो देखिए जब चार्ज शीट के जो पैरेलल यानी परपेंडिकुलर, जैसे परपेंडिकुलर की बात करें यहाँ पर जो है जब चार्ज जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर
ड्यू टू व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें ऊपर साइड, लेकिन जब हमारा चार्ज डेंसिटी रहेगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो एंगल हमारा ड्रॉ होगा वो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके सेंटर से इसको यहाँ ए सेंटर से और इस सेंटर की बात, यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये क्या है, आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस पूरे नेट इसमें से होकर के जाने वाला, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ए इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ए इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इससे में अगर कोई भी पॉइंट पर से होकर के कितना इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो चीजें आपको लेके चलना है। तो इसके लिए हम एक क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि कोई भी एक चार्ज शीट है जिसमें जो है एक्सपेंशन ऑन विच द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इट्स बोथ सरफेस इज सिग्मा। यहाँ पर जो सिग्मा सरफेस है वो चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, इसका प्रूफ देखेंगे। सिग्मा हमारा जो है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिग्मा जो है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वहां पर देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने क्या लिया था, लैम्डा लिया था, और यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है, ठीक है। अब देखिए इस पूरी ये चार्ज जो शीट है इसमें कितना टोटल फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा वो लेंगे। तो इसमें भी देखिए जो है 3 सरफेस है, पहला सरफेस हमारा जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड सरफेस हो गया, तीनों सरफेस की बात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाई, इसको हम थोड़ा सा बुक से हटके दूसरी मेथड से करते हैं, इजी मेथड से। तो ये क्या हो जाएगा, फाई नेट निकालेंगे, फाई नेट इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या है, क्लोज सरफेस है, और ये हो जाएगा ई वेक्टर इनटू डीए वेक्टर, ठीक है। अब देखो इसमें जो क्लोज सरफेस में 3 सरफेस हैं, तो तीनों सरफेस में क्या हो जाएगा, देखिए इसका अगर हम बात करते हैं जैसे फर्स्ट का इंटीग्रल प्लस सेकंड का इंटीग्रल प्लस थर्ड का इंटीग्रल, ठीक है, तीनों इंटीग्रल में, इसमें तीनों इंटीग्रल में जब लेके चलते हैं तो देखिए जो सेकंड वाला है, ठीक है, जो सेकंड सरफेस है वो सेकंड सरफेस कैसा है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जब सरफेस होगा तो उस कंडीशन में हमारे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ए वाला हमारा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, बचा फर्स्ट और थर्ड बचा। फर्स्ट और थर्ड में हमारा जो लेके चलेंगे उस कंडीशन में हो जाएगा हमारा, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 है, आपको ध्यान में रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में फर्स्ट सेकंड वाला क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम यहाँ पर करें तो इधर ऐसे हो जाएगा, पाई, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये कॉस 0, एक सॉरी इसको फर्स्ट इसको ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये थर्ड। तो 5 डी ए कॉस 0 और प्लस ये देखिए इधर साइड में जो थर्ड वाला है वो निगेटिव, यानी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, लेकिन इसकी क्या है, अपोजिट साइड में है। तो अपोजिट साइड में होने के कारण से हम क्या लेते हैं, इसको निगेटिव देखते हैं, तो माइनस ई और माइनस डी ए, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर cos 0 नहीं है, अभी थीटा लिखते हैं, cos थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो गया 5, इनको कॉमन ले लीजिए, ये 5 डी ए, वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस ये भी क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर बच सकते हैं डी ए और cos 90, सॉरी cos 90 नहीं, cos 0 ही होगा,
cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ भी क्योंकि 90 वाला तो 0 हो गया, ये भी इसी के लीनियर है, तो यहाँ भी cos 0 हो गया, बट ये क्या था, अपोजिट में था। अब देखिए नेक्स्ट में ये क्या हो गया, ई टी ए cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर बचेगा डी ए, यहाँ भी बचा ई डी ए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है जो नेट फ्लक्स हम निकालेंगे, तो ये क्या हो गया, बचा क्या हमारे पास, ये हमारे पास ई डी ए का क्या होगा, ई ये हो गया ई ए, और ये हो जाएगा 2 ई ए। ठीक है, अब देखो 2 ई ए में लेके चलेंगे, तो 2 ई ए में हमारा आ गया, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में, बट आपको अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, बट अकॉर्डिंग टू गॉस, यहाँ पर फाई चल रहा है, गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ में हम लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए सेकंड। ठीक है, बाय इक्वेशन सेकंड एंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेटिंग कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें ई निकालना है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू बचेगा क्या ए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू क्यू फ्रॉम द इक्वेशन, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी स्प्रेड होता है, हमें पता है सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो जब हमें क्यू निकालना होगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, पुटिंग क्यू इज वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर थर्ड में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू क्यू की जगह में हमने देखा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, तो ए से ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट जो हो गया कि कोई भी प्लेन यानी इन्फिनिटली चार्ज सिस्ट से होकर के जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब, ये ध्यान में रखिए सभी। तो इस तरह से किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज से होकर के जाने वाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो चीज़ें हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट में लेके चलते हैं। नेक्स्ट में आपको जो दिया हुआ है, कोई भी देखिए इसका जो थर्ड जो दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट फॉर पैरेलल प्लेन सेट ऑफ चार्जेस। ये आपके जो कोर्स में पैरेलल प्लेन सेट चार्जेस वाला नहीं है, और इसका फोर्थ भी दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल से। ये इनफैक्ट जो है आपके कोर्स से अभी इस साल जो है हट गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट में जो लास्ट आपको जो डेरिवेशन है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये और अक्सर एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लीजिए। आपको डेरिवेशन निकालना है, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉसिस थ्योरम। आपको
कूलॉम्स लॉ डिराइव करना है गॉस थ्योरम से। ठीक है, आपको दोनों चीजें हमने बता चुके हैं, कूलॉम्स लॉ भी बता चुके हैं और गॉस थ्योरम भी बता चुके हैं। ठीक है, तो उसको एक बार स्टेटमेंट आपको पढ़ लेना है और इसका यहाँ पर प्रूफ देखना है। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, गॉस थ्योरम की मदद से हमें क्या करना है, कूलॉम्स लॉ निकालना है। कूलॉम्स लॉ होता क्या है, एक ओरली हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ कोई भी दो आपका पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, तो उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है, दोनों पॉइंट चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हमारा होता है कूलॉम्स लॉ होता है। और गॉसेस थ्योरम क्या कहता है कि इन ए क्लोज्ड सरफेस, और कोई भी एक क्लोज सरफेस है और उसके में कोई भी पॉइंट, कोई भी चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज से होकर के जाने वाला जो फ्लक्स है, तो जो चार्ज है 1/एप्सिलॉन के मल्टीपल होता है। ये दोनों स्टेटमेंट फॉर द गॉसेस थ्योरम एंड द कूलॉम्स लॉ। तो these यानी both law are used to derive, यानी गॉसेस थ्योरम इज used and derive of the कूलॉम्स लॉ। तो कंसीडर, यहाँ पर हमें कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये कोई भी एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस हो गया और इस पे कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है, Q है, और इस चार्ज से होकर यानी r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है कि इस पॉइंट से होकर के कितना फ्लक्स जाएगा। तो इसको एक पूरा सरफेस हुआ S ले लिए, स्मॉल यहाँ पर एक एलिमेंट सरफेस ले लेते हैं, एलिमेंट सरफेस ले लिए जो ds हो गया, ठीक है। तो इससे होकर के ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर ही साइड में क्या है, ds है, ठीक है। ये पॉइंट P है जहां पर हमें लेना है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस, इसको हम ले, ये क्या है, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो होता है वो क्लोज सरफेस ही होता है, ठीक है। तो इसको कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर अ चार्ज Q placed at a point, placed at point O in space as in space. Consider a point P, consider a point P which is situated at, which is situated at a distance, at a distance from charge, distance r from charge Q, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने जो कंसीडर किया है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लेके चलते हैं। तो देखिए हमने कंसीडर किया है कि कंसीडर अ चार्ज Q प्लेस्ड एट अ पॉइंट O, यहाँ पर पॉइंट O ले लेते हैं, इन स्पेस। कंसीडर अ पॉइंट P which is situated at a distance r from charge Q, so the net flux, इससे हम होकर के यहाँ लिखेंगे so the net flux। तो so the net flux जब हम निकालेंगे, है ना, coming out of Gaussian surface of radius r will be, so the net flux coming out of the Gaussian surface, Gaussian surface of radius r will be, ठीक है।
सो द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस से होकर के r डिस्टेंस पर जो फ्लक्स निकलता है कितना हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस ई वेक्टर इनटू ds वेक्टर। इसको वेक्टर से हटाएंगे तो हो जाएगा ई वेक्टर ए ds cos थीटा, ठीक है। ds इसके पास लिखें, cos थीटा कितना है यहाँ पर, cos थीटा, थीटा यहाँ पर है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई ds cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई ds cos 0 की वैल्यू 1। अब देखें ई को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचा ds, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा है आपका यानी स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप का यानी कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ds इक्वल टू होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो ये हो जाएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 5, टेक इन इक्वेशन फर्स्ट। बट फ्रॉम गॉस थ्योरम, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में आपको पता है कि फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बोथ इक्वेशन आर इक्वेटिंग, दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया इक्वेटिंग हो गया। e निकालना है तो e निकाल लीजिए, e इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इमेजिन हम करते हैं कि कोई भी टेस्ट चार्ज हमारा जो है P पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम जो कूलॉम्स लॉ होता है दो चार्ज पॉइंट चार्जेस पर होता है। तो इसके लिए हम इमेजिन करते हैं कि इमेजिन अ टेस्ट चार्ज Q नॉट, ठीक है, सचुएटेड एट पॉइंट, सचुएटेड एट पॉइंट P। तो इमेजिन अ टेस्ट चार्ज Q नॉट सचुएटेड एट पॉइंट P। तो देयरफॉर हो जाएगा, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस Q नॉट एंड Q, तो F इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू E, ठीक है। तो Q नॉट इंटू E, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इक्वेशन तो यहाँ लिखेंगे, पुटिंग इक्वेशन 3 इज वैल्यू इन एबव, इस एबव इक्वेशन में रखते हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा जो है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ हो जाता है, डिराइव हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इमेजिन हमने किया कि P पॉइंट पर कोई भी टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है एट अ पॉइंट P। तो इन दोनों टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज और जो चार्ज पहले से था, तो दोनों चार्जों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो Q नॉट इंटू E होगा। तो E की वैल्यू हमने एबव से पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया कूलॉम्स इनवर्स लॉ। तो एबव इक्वेशन इज अ कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम की हेल्प से आप जो है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट
हमारे डेरिवेशन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू एनी डाउट ऑफ एनी डेरिवेशंस तो देन यू आप आस्क फॉर मी, आप हमसे वो चीज़ें पूछ सकते हैं, लेकिन इन जो डेरिवेशन को हम करा रहे हैं उनको अच्छे से आपको एक घर में करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोग उसको स्टडी करेंगे। एक बार आप लोग 10th में जो चीज़ पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, ये तो बता ही दिया हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इनको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, बुक में चैप्टर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग जो है सीबीएसई ने जो 30% रिड्यूस किया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में शायद सीबीएसई का भी रूल चलेगा। सीबीएसई में जो है इसके जो 3 लॉ हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है, इसने 2 गॉसेस लॉ को एप्लीकेशन पढ़ने के लिए दिया था, इसलिए हमने 2 बता दिए हैं। और स्फेरिकल वाला जो है वो सिलेबस में इस बार नहीं है, क्योंकि कोरोना के टाइम में जो है सिलेबस और रिड्यूस होने वाला है। तो अभी जो नई गाइडलाइन के अनुसार इतना अभी सिलेबस में है, इतना आप हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको करना होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।